Welcome back students. I am Neeraj Shukla, your teacher, and today I am going to teach you a poem which is prescribed in intermediate second year syllabus. Our poem is The True Beauty, composed by Sir Thomas Carey. Students, आज जो हमारी कविता है it is a lyric poetry. यह एक lyric poetry है. What is lyric? Lyric is a short subjective musical poem. लिरिक एक संक्षिप्त ठीक संगीतमयी कविता होती है। तो विद्यार्थियों, इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसके कठिन शब्दों का अवलोकन कर लें ताकि ये कविता जो हमारी है वो हमको ठीक ठीक समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट ध्यान से आप व्हाइट बोर्ड पर देखेंगे। मैं आपको जो कविता के कठिन शब्द हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ दिस पोएम, आई एम गोइंग टू टेल यू। कोरल लिप, आपने कोरल मूंगा देखा होगा। मूंगा लाल रंग का होता है, ये भी आपने देखा होगा। कम से कम शहर के बच्चों ने नहीं देखा है तो गांव के बच्चों ने पक्का देखा है। ठीक, तो यहां पर आप एक समझिए कि कोरल लिप लिखा हुआ। कोरल लिप, लिप माने ओठ होता है। इसका मतलब हुआ कि मूंगे के समान लाल ओठ। स्टार लाइक आइज, स्टार माने आप सब लोग जानते हो तारा, ये सितारा होता है। लाइक माने जैसे, आइस माने आंखें, तारों के समान सुंदर चमकीली आंखें। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको कई बार बताया है कि जहां पर एज या लाइक लगा है निश्चित रूप से वहां पर फिगर ऑफ स्पीच, कौन सा अलंकार है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, सिमिली है। ठीक, फ्लेम्स, फ्लेम्स माने ज्वाला। लेकिन अभी कौन सी ज्वाला? क्योंकि ये कविता एक प्रेम के संदर्भ में कही गई है, इसलिए यहां पर कोई आग वाली ज्वाला नहीं है, प्रेमाग्नि की ज्वाला है। ठीक, वेस्ट अवे माने समाप्त हो जाती है, मर जाती है। फिर डिपाई, फिर है किंडल, किंडल माने प्रज्वलित करना, जलना, जलाना कह सकते हैं। फिर है डिपाइस माने घृणा। उसके बाद नेवर डाइंग, नेवर डाइंग माने कभी न मरने वाला, माने सनातन या अमर। स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, समान एवं दृढ़ मस्तिष्क या मन। फायर्स माने प्रेम की तीव्र भावनाएं। विद्यार्थियों, आपने कठिन शब्दों का अवलोकन किया। उसके बाद मैं आपको इस कविता को लाइन बाय लाइन पढ़ाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, कविता को पढ़ने से पहले अभी व्हाइट बोर्ड पर एक स्पेलिंग में गलती थी, तो सबसे पहले आप उसे सुधार लीजिए। यहाँ पर डिस्पाइस है, हमने वहां पर डिपाइस लिखा हुआ था, तो पहले आप कॉपी में उसे सुधारिएगा, गलत नहीं लिखना है। इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूं। तो डिस्पाइस माने घृणा करना। तो स्टूडेंट्स, अब हम कविता का लाइन बाय लाइन अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस कविता का थीम क्या है, बैकग्राउंड क्या है? इन दिस पोएम द पोएट प्रेजेस स्पिरिचुअल ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ माइंड। ये जो कविता है इसमें कवि जो होता है वो आध्यात्मिक सुंदरता, मन की सुंदरता, मस्तिष्क की सुंदरता, आत्मा की सुंदरता, उनकी प्रशंसा करता है। बट ही हेट्स द लव विच इज बेस्ड ऑन ओनली फिजिकल ब्यूटी, लेकिन वो ऐसा प्रेम जो केवल शारीरिक सुंदरता पर निर्भर है, उससे घृणा करता है। तो विद्यार्थियों, अब लाइन बाय लाइन इस कविता का अध्ययन करते हैं। ही दैट लव्स आ रोजी चीक, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वह, ही दैट लव्स आ रोजी चीक, वह जो प्रेम करता है किससे? रोजी चीक, केवल गुलाब जैसे लाल ओठों के कारण किसी से प्रेम करता है। ठीक, अब विद्यार्थियों यहां आपको समझना है, रोजी चीक, ये सामने देखिए, यहां पर तुलना हो रही है चीक, गाल की, और गाल की तुलना किससे हो रही है? गाल की तुलना रोज, गुलाब की लालिमा से हो रही है। गाल की लालिमा की तुलना गुलाब की लालिमा से हो रही है, रेडनेस से हो रही है। लेकिन मैंने आपको बताया था, अगर तुलना हो रही हो और एज और लाइक का प्रयोग है तो कौन सा अलंकार बनता है? तब बनता है सिमिली, माने उपमा। लेकिन बिना वाचक शब्दों, बिना कंपेयरिंग वर्ड की जो तुलना होती है, कंपैरिजन होती है, दैट इज कॉल्ड मेटाफर, रूपक अलंकार। समझ में आया बच्चों आपको? ठीक, फिर से कविता की लाइन पर आप ध्यान देते हैं कि ही दैट लव्स आ रोजी चीक, कोई पुरुष है, कोई लड़का है जो किसी स्त्री के, किसी लड़की के केवल गुलाबी गालों के कारण, उसके फिजिकल ब्यूटी के कारण प्रेम करता हो। आर आ कोरल लिप एडमायर, कोरल लिप एडमायर,
जैसे आपने मूंगा देखा है, लाल कलर का होता है। ठीक, अब यहां पर जो कोरल लीफ है, यहां मूंगे की लालिमा की तुलना ओठों की लालिमा से की गई है। अभी मैंने आपको बताया तुलना की गई है, लेकिन कंपेयरिंग वर्ड एज और लाइक का प्रयोग नहीं किया गया स्टूडेंट। इसलिए यहां पर कौन सा अलंकार हुआ, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ, मेटाफर, रूपक अलंकार। फिर से कविता देखते हैं। ही दैट लव्स अ रोजी चीक, अगर कोई पुरुष, अगर कोई लड़का किसी लड़की या स्त्री के केवल गुलाबी गालों के कारण अथवा आरा कोरल लिप एडमायर, केवल मूंगे जैसे लाल ओठों के कारण प्रेम करता हो, एडमायर्स माने उनकी प्रशंसा करता हो, प्रेम करता हो। और फ्रॉम स्टार लाइक आइस डथ सीक, स्टार लाइक आइस कौन सा अलंकार बना बच्चों, सिमली, तुलना की जा रही है तारों की तुलना आइस से, तारों की चमक की आंखों की चमक की तुलना, आंखों की चमक की तुलना तारों की चमक से की जा रही हो, और वाचक शब्दों का प्रयोग है। सो हियर इज अ ब्यूटीफुल यूज ऑफ सिमिली, उपमा का सुंदर संयोजन किया है कवि ने। आर फ्रॉम स्टार लाइक आइस डथ सीक, या कोई पुरुष केवल किसी स्त्री के तारों जैसी चमकती आंखों में प्रेम खोजता हो। ठीक, आर फ्रॉम स्टार लाइक आइस डथ सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर, ये जो फिजिकल चार्म होते हैं, ये जो फिजिकल ब्यूटीज होती हैं, ये क्या करती है, फ्यूल माने ईंधन देती है। ठीक, टू मेंटेन हिज फायर, उसकी प्रेमाग्नि को जलाने के लिए ये शारीरिक सुंदरताएं ईंधन प्रोवाइड कराती हैं। इससे क्या होता है, प्रेम अग्नि बढ़ती है पहले, उसके बाद क्या होता है, जब तक जवानी है तब तक प्रेम बना हुआ है। मित्रों, आपने स्टूडेंट्स आपने एक गाना सुना होगा कि शराबी आंखें जो तेरी देखी। ठीक, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। लाइफ इज नॉट बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, इट इज ए ट्रूथ, ये सच्चाई है। इसलिए मेरे स्टूडेंट, कल्पना के जीवन से, कल्पना पर आधारित जीवन से आप दूर रहो, वास्तविकता सोचो। फिर आगे देखते हैं। अब तो हो गई युवा अवस्था का ये जो शारीरिक सौंदर्य है, उसके कारण जो प्रेम पनपा है। अब क्या होगा, जैसे जैसे समय बीतेगा तो अगले स्टैंजा में उसकी पोल खोल दी जाएगी ऐसे प्रेम की। एज ओल्ड टाइम मेक्स दीज डिके, जैसे जैसे समय बीतता है, एज ओल्ड टाइम मेक्स, जैसे जैसे समय बीतता है, दीज डिके, डिके माने क्षरण हो जाना, समाप्त हो जाना, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जो वह प्रेम जो केवल शारीरिक सुंदरता पर आधारित था, उसमें क्षरण हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है। आप देखिए, युवा अवस्था में गुलाबी गाल थे, लेकिन जैसे आप 40-50 क्रॉस करोगे, गुलाबी गाल आपके मुरझा जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो जो कोरल लिप है, जैसे 50 क्रॉस होगा, 40 क्रॉस होगा, वैसे उसकी लालिमा खत्म हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? जैसे जो आंखों की चमक है, जिसकी तुलना युवा अवस्था में जो तारों के प्रकाश से की गई है, जैसे उम्र होगी आंखों की रोशनी चली जाएगी, मोतियाबिंद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बच्चों? हाँ, तो एज ओल्ड टाइम मेक्स डिके, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे इनके फिजिकल चार्म्स में, इनकी शारीरिक सुंदरता में कमी आ जाती है। ठीक, बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, स्मूथ माने एक सा रहने वाला, स्टेडफास्ट माइंड माने सदैव दृढ़ रहने वाला। अब कवि क्या बताता है? अब कवि ऐसे प्रेम के बारे में बताता है जो केवल फिजिकल ब्यूटी पर नहीं निर्भर है, वो केवल मन की सुंदरता पर निर्भर है, आत्मा की सुंदरता पर निर्भर है। आगे कवि कहता है, बट आ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, लेकिन एक सा रहने वाला और दृढ़ मस्तिष्क, जेंटल थॉट्स, किससे प्रेम करना है? सदैव एक सा रहने वाला मस्तिष्क हो, ऐसी स्त्री जिसका मस्तिष्क सदैव एक सा रहे। ये नहीं कि एक आज यहाँ कल वहां परसों वहां, ना मित्रों, नहीं विद्यार्थियों। बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, स्टेडफास्ट माने दृढ़, जो अपने विचारों पर हमेशा स्थिर हो। बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, जेंटल थॉट, उस स्त्री के विचार बहुत ही सज्जन हो। ठीक, एंड काम डिजायर, काम माने शांत, CALM, L साइलेंट है स्टूडेंट, काम माने शांत, डिजायर्स माने इच्छाएं। वो स्त्री जिसकी जो इच्छाएं हैं वो शांत हो। ठीक, हार्ट विथ इक्वल लव कंबाइंड, दोनों के हृदय आपस में जुड़े रहेंगे।
अगर केवल शारीरिक सुंदरता पर प्रेम निर्भर है तो एक दिन उनकी वो समाप्ति की ओर जाएंगे। लेकिन अगर आध्यात्मिक सुंदरता है तो क्या होगा, दोनों के हृदय आपस में कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, लव कंबाइन, और दोनों के हृदय में समान प्रेम होगा एक दूसरे के प्रति। किंडल नेवर डाइंग फायर, ऐसी आध्यात्मिक सुंदरता पर आधारित प्रेम कैंडल नेवर डाइंग फायर, अमर रहता है, कभी नहीं मरता। वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज, जहां पर ये आध्यात्मिक सुंदरता, मन की सुंदरता, आत्मा की सुंदरता नहीं है तो कभी कहता है आई डिस्पाइज। डिस्पाइज माने हेट करना, घृणा करना। कभी कहता है कि जहां पर आध्यात्मिक सुंदरता नहीं है, ऐसा प्रेम जो आत्मा और मस्तिष्क की सुंदरता पर आधारित ना हो, आई डिस्पाइज, मैं उससे घृणा करता हूं। और लवली चीक्स आर लिप्स आर आइज, चाहे वो जो गुलाब जैसे ओठ हो, चाहे मूंगे जैसे लाल ओठ हो, चाहे तारों जैसी चमकने वाली आंखें हों, अगर आध्यात्मिक सुंदरता नहीं है तो कवि ऐसे प्रेम से घृणा करता है। विद्यार्थियों, मुझे आशा है कि आपको ये कविता समझ में आई होगी, लेकिन उससे पहले इस कविता में एक पंक्ति में एक अलंकार और था, आप देखेंगे, एज ओल्ड टाइम मेक्स दिस डिके, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे उसमें डिके हो जाता है, क्षरण हो जाता है, कमी हो जाती है या मर जाता है। अब यहाँ पर अलंकार है पर्सनिफिकेशन। आप देखेंगे, आप अपनी बुक भी देख सकते हैं, यहाँ टाइम में टाइम का टी कैपिटल लिखा हुआ, क्यों? क्योंकि एक रूल है कि पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट का पहला लेटर सदैव कैपिटल होता है। मर वही सकता है जो सजीव हो, लेकिन यहाँ कौन मर रहा है? यहाँ पे टाइम को मारा जा रहा है। ठीक, पर्सनिफिकेशन मानवीकरण अलंकार की परिभाषा होती है कि कोई निर्जीव चीज हो या एब्स्ट्रैक्ट नोशन हो। एब्स्ट्रैक्ट नोशन माने अमूर्त विचार, ऐसे विचार, आ माने नहीं, मूर्त माने दिखाई देना, ऐसे विचार जो हमें दिखाई न देते हो उसे कहते हैं अमूर्त विचार। अब कोई निर्जीव चीज या अमूर्त विचार वैसा व्यवहार करे जैसा कि कोई सजीव करता हो तो वहीं पर कहलाता है मानवीकरण। विद्यार्थी, मुझे आशा है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। अब ये कविता तो आपकी खत्म हो गई। अब मैं आपको एक चीज यहां पर और सिखाऊंगा। आज मैं आपको राइम स्कीम निकालना बताऊंगा। विद्यार्थियों, पिछली पोएम में मैं आपको राइम स्कीम बताना भूल गया, इसके लिए मैं आपसे सॉरी कह रहा हूं। लेकिन आज मैं आपको सिखा रहा हूं कि कविता की राइम स्कीम कैसे निकाला जाए। बहुत आसान है मित्रों। आप इसे, जब आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे उसके नीचे क्रिटिकल कमेंट लिखना होता है। आप इसका राइम स्कीम सीखेंगे और आपको हर कविता से कम एक क्रिटिकल कमेंट निकालना आज मैं आपको सिखा रहा हूं। ठीक विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, आप कविता की राइम स्कीम पर अपनी दृष्टि डालेंगे कि हमको किसी भी कविता की राइम स्कीम निकालना हो। मैं आपको 2-3 पोएम में राइम स्कीम निकालना सिखाऊंगा, उसके बाद नहीं सिखाऊंगा, इसलिए आप ध्यान से समझिए कि राइम स्कीम आपको कैसे निकालनी है। देखिए स्टूडेंट, मैंने पहला स्टैंजा एग्जाम्पल के रूप में लिया है, ये डाट डाट मैंने किया है, मैं पूरी लाइन मैंने लिखी नहीं है। अब आपको राइम स्कीम निकालना है तो आपको कैसे निकालना है? अब ये पहला स्टैंजा है, आप अपने सामने अपनी किताब रखिए, उसके बाद देखिए कि जो पहला शब्द है उसको आप सीधे ए मान लीजिए, ए। ठीक, अब आप चीक लिखा हुआ है, चीक, का की आवाज आई है, चीक, का की आवाज आई है, देखिए चीक। ठीक, अब जरा इस शब्द को पढ़िए, क्या आवाज आई? एडमायर। अब ये का की आवाज तो आई नहीं, दोनों की साइड मिसमैच कर रही है, नहीं मिल रही है। अगर मैच कर रही हो तो उसको भी ए लिखा जाएगा, और मिसमैच कर रही हो तो उसे क्या लिख देंगे? बी लिख देंगे। बच्चों समझ में आया ना? फिर देखिए इसकी आवाज, देखिए सीख, चीक, सीख। समझ में आया कुछ ना? चीक, सीख। तो चीक को माना ए, तो सीख को क्या मानेंगे? सब लोग जान गए, ए मानेंगे ना? हाँ, एडमायर्स फायर्स। समझ में आया ना? एडमायर्स फायर्स। तो अगर एडमायर्स को बी माना तो फायर्स को क्या मानेंगे? बी। अब विद्यार्थियों, आपको समझ में आया होगा कि इस स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी कामा ए बी। समझ में आया ना? कितना आसान है, कठिन है? बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आपको समझाने का पूरा ठेका मेरा है। आपको डोंट वरी, आप इस बार बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने वाले हैं, ये मेरा दावा है। बस आप मेरे साथ लगे रहिए,
फिर से आप समझ लीजिए, आप जो लाइन का अंतिम अक्षर है उस पर ध्यान देंगे। ठीक, चीक का की आवाज यहाँ आई, का की आवाज यहाँ आई तो उसे ए मान लिया। एडमायर, फायर, उसे भी हमने बीबी मान लिया। इस प्रकार हमारी कविता की राइम स्कीम है ए बी। विद्यार्थियों, मुझे पूरी आशा है आपको इस कविता का एक्सप्लेनेशन और राइम स्कीम और जो मैंने फिगर ऑफ स्पीच समझाए हैं निश्चित रूप से समझ में आए हैं। अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच नहीं समझ में आया होगा, डोंट वरी, मैं आपको एक अलग से टॉपिक ही फिगर ऑफ स्पीच का पूरा पढ़ाऊंगा, तब आप इसको डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा, तब आप इसे समझ लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।